हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा मिश्रा। डिस्कस करेंगे सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैंने इससे पहले की वीडियो में एनसीआर 2005 की बात की थी, जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगला वीडियो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी उसमें। तो आपको आज वही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़रूर इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में वो सारी बातें बताई जाएंगी जो राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर अप कराई जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं कि निर्माण कब हुआ था इसका, तो निर्माण हुआ था अक्टूबर 2009 में। आपको नेम से मालूम चल रहा होगा कि आरटीई एक्ट 2009 यानी 2009 में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसे अप्लाई कब किया गया था, लागू कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 को अप्लाई हुआ था। इस बात में आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ ध्यान से देखिएगा कि वहाँ लागू होने की बात की जा रही है या फिर निर्माण कब हुआ था, ये बना कब था, ये बताया जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो आपके लिए ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो 2010 में इसे अप्लाई किया गया था, कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अप्लाई हुआ है ना, होता है। तो राष्ट्रपति के साइन वगैरह होते हैं, तो वहाँ साइन हो गया था आपका 26 अगस्त को ही 2009 को ही, बट अप्लाई किया गया था इसे 1 अप्रैल 2010 को। ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 86 संविधान संशोधन यानी 86 अमेंडेंट था ये 2002 का, जिसके तहत इसको ये संविधान संशोधन हुआ है और ये आरटीई एक्ट 2009 जो आपका लागू हुआ है। इसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए इसको यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या अराइज होता है कि इसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है, ये अप्लाई कब हुआ था, या फिर पूछा जा सकता है आपका निर्माण कब हुआ था। तो ये तीनों ईयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। और मैं पूरी कोशिश है मेरी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आपको बताए जाएँ, तो वो ज़रूर आपको बताए जाएंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बातें क्या की गई हैं, इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पे यही बात की गई कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाए एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ताकि उसके घर के लोग भी उस बात को मना ना कर सकें, उस बच्चे को एजुकेशन देनी ही देनी है, तो उनका नामांकन कराया जाए। यहाँ पे प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए स्कूल में, ये भी बताया जाएगा आपको। साथ में पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं राइट टू एजुकेशन में, तो आप वहाँ बताएंगे 7 चैप्टर्स हैं। और अगर आप सेक्शन की बात करते हैं कि कितने सेक्शन हैं, इसमें कितनी धाराएँ हैं, तो धाराएँ 38 हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे एग्जामिनेशन में, तो ये भी ज़रूर इसको देख लें एक बार कि कितने चैप्टर्स होते हैं। 7 चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन होते हैं, 38 सेक्शन है, जिसमें से आपका जो 4th सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें टीचर्स के लिए बात की गई है। यहाँ पे अब मैं बात करूँ आपसे कि क्या रेशियो रहता है, पीपल टीचर रेशियो क्या होता है, तो वो रेशियो होता है 30:1, जो कि 30 बच्चे अगर रहेंगे, 30 स्टूडेंट्स रहेंगे तो एक टीचर वहाँ पे ज़रूर रहेंगे। तो 30:1 का रहता है आपका प्राइमरी सेक्शन में 1st to 5th में। अगर हम अपर सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे 35:1 रहता है, यानी 35 स्टूडेंट्स रहेंगे तो 1 टीचर वहाँ पे रहेंगे। अगर हम एक और आर्टिकल आपकी बात करें, आर्टिकल 45 यहाँ पे 6 से 14 की बात की गई थी, लेकिन इससे पहले एक आर्टिकल था 45 जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों के एजुकेशन की बात की गई थी, ECCE के थ्रू, आंगनवाड़ी कह लीजिए उनके थ्रू। तो यहाँ पे इसकी बात की गई थी। ये भी कभी अगर आ जाता है तो आप इसको ज़रूर इसको बता दें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, फिर भी इसको एक बार ज़रूर देख लें। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया था, तो ये भी आपको पता होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था, 1976 की बात है ये। अब चलते हैं यहाँ पे इसका ऑफिशियल नेम, अगर मैं कहूँ कि क्या नेम है, इसका क्या नेम है, ये नेम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पूरा नाम याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब मैं अगर कहूँ कि कितने वर्किंग डेज होते हैं,
पूरे ईयर्स में। तो वर्किंग डेज जो आपके होंगे वो कम से कम 200 दिन की क्लास होनी चाहिए, 200 दिन चलने चाहिए, लगभग 800 घंटे की बात की गई है। किसके लिए? प्राइमरी सेक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्राइमरी सेक्शन की बात करें तब प्राइमरी सेक्शन में 200 दिन की बात की गई है कि 200 दिन क्लासेस चलनी चाहिए और लगभग 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर मैं आपके जूनियर सेक्शन की बात करूं अपर प्राइमरी की, तो वहाँ पे 220 दिन क्लास चलनी चाहिए, 220 डेज, ठीक है, यानी लगभग 1000 घंटे क्लासेस चलनी चाहिए, है ना। तो बच्चों को वहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि बच्चों की क्लासेस कितनी चलनी चाहिए, क्या है ये आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ज़रूर आते हैं। 200 कितने दिन की क्लास होनी चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि दूरी कितनी होनी चाहिए, कभी कभी आपसे डिस्टेंस भी पूछते हैं, तो डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो जो प्राइमरी सेक्शन में होंगे तो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे की जो उसके घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 1 किलोमीटर, 1 से 1 किलोमीटर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो 1 किलोमीटर के अंदर का जो बच्चा रहेगा उसका नामांकन उस विद्यालय में करवाना है, ठीक है। तो एक किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूं, अपर प्राइमरी, ये अपर प्राइमरी के लिए है। अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूं तो अपर प्राइमरी में आपके विद्यालय से 3 किलोमीटर तक की दूरी के बच्चे आपके विद्यालय में नामांकन उनका होना चाहिए। तो 3 किलोमीटर की ही डिस्टेंस होनी चाहिए अपर प्राइमरी के लिए। और अगर लोअर के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये एक पूछते हैं कि उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, इसको एसएमसी बोलते हैं। तो उसमें अगर कहा जाता है कि उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन या आए हुए हैं, आप कह सकते हैं कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप तुरंत बताएंगे अध्यक्ष होता है। क्यों अध्यक्ष? गार्जियन होता है। गार्जियन इसलिए होता है क्योंकि गार्जियन बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। गार्जियन बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, तो बच्चों में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या नई बातें और होनी चाहिए, तो इसलिए इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो गार्जियंस को बनाया जाता है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब हम ये राइट टू एजुकेशन एक्ट ये जो बात करता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, यानी समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा की एक अलग से क्लास भी आपकी ली जाएगी। समावेशी शिक्षा में अगर आपको हर तरीके के बच्चे देखने को मिलेंगे तो वो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। आपको उसमें दिव्यांग बच्चे भी दिखाई देंगे, आपको उसमें अच्छे बच्चे भी दिखाई देंगे, या फिर हम कह सकते हैं मतलब पढ़ने में जिनका थोड़े से तेज़ हों उनकी बात की जाए, जो वीक हों वो भी बच्चे होंगे, तो उनकी वो सारे बच्चों का एजुकेशन यहाँ कराया जाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। साथ में मैं कह दूँ कि पनिशमेंट तो बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है। ये सारे नेगेटिव आंसर्स होते हैं। कभी भी आप अगर सीटेट के एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, आप नेगेटिव आंसर नहीं देंगे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव की बात की जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है कि बच्चे को मारना चाहिए, बच्चे को रटाना चाहिए, रोट लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी मना करेंगे, तुरंत उसका समझ जाएंगे कि बस करो, ये आंसर आपका नहीं होगा। तो ये आपको पनिशमेंट तो एकदम बच्चे को नहीं देनी। आप पनिशमेंट देंगे तो बच्चा आएगा ही नहीं, बच्चा घर ही पर रह जाएगा, फिर डर जाएगा आपसे, और डर के वो कुछ नहीं सीखेगा। तो पनिशमेंट दे के बच्चे को नहीं बताना है, बच्चे को शाबाशी देनी है, उसे नए नए तरीके से बताना है, अलग तरीके से टीचिंग देनी है, रेमेडियल टीचिंग देनी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात कर दूं कि ये एज वाइज होमोजीनियस क्या है, इसमें क्या है कि आपका जो बच्चा है अगर वो 6 साल के एज में उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, क्लास फर्स्ट में उसका एजुकेशन अगर स्टार्ट होता है उसकी क्लासेस, तो अगर वो बच्चा 6 साल में अपने विद्यालय नहीं आ पाया, वो 10 साल की उम्र में अपना नामांकन कराता है या 14 साल की उम्र में अपना नामांकन कराता है, तो उसको उसके एज के अकॉर्डिंग ही उसकी क्लास में भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में भेज देंगे, वो आप नहीं करेंगे। आप वहाँ पे उसको उसकी क्लास के अकॉर्डिंग ही भेजेंगे। 10 साल का बच्चा जिस क्लास में जाना चाहे, उसको जिस क्लास में उसका क्राइटेरिया होता है कि 10 साल के बच्चे को इस क्लास में होना चाहिए, आपको उस क्लास में ही डालना है। फिर उसको अलग से स्कूल अलग से फैसिलिटी देता है, अलग तरीके से उसके एग्ज़ाम उसके क्लासेस कराई जाती हैं, और उसके एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ामिनेशन के थ्रू और उसका पता लगाया जाता है कि उसको क्या और आना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, तो ये स्कूल उसको फैसिलिटी देगा और बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलाई जाएंगी। उसको फिर छोटे क्लासेस में फर्स्ट सेकंड में नहीं डालेंगे। अब अगर हम एक है आपका नो डिटेंशन पॉलिसी थी पहले सॉरी नो डिटेंशन पॉलिसी थी पहले। उसमें क्या था, उसमें यही था कि 8 से क्लास 8 तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा।
क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये 2009 में इसको थोड़ा सा चेंजिंग किया गया कि आप इसमें नो रिटेंशन पॉलिसी है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई कि आप बच्चे का अब एग्ज़ाम होगा 5 to 8, अब यहाँ पे पेपर होंगे, एग्ज़ामिनेशन होंगे, जिसमें अगर आप बच्चे को पहले तो आप अगर उसका एग्ज़ामिनेशन कराते हैं, अगर बच्चा फेल हो जाता है, अगर कोई आप उसको पहले रेमेडियल टीचिंग देंगे, अलग तरीके से उसको पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से एजुकेट करेंगे ताकि बच्चे को पास कराएंगे, बच्चा योग्य हो सके। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर वो फैसला राज्य सरकार को चला जाता है, राज्य सरकार फिर उसमें निर्णय लेगी कि उस बच्चे के साथ क्या करना है। ठीक है, तो अभी इसके ये नो रिटेंशन पॉलिसी ये अभी थोड़ी सी चेंज की गई है, बच्चे को इस तरीके से आपका जो एजुकेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। साथ में आपको बता दें 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन दी गई है, एजुकेशन फ्री एजुकेशन की बात की गई है। लेकिन अगर डिसेबल बच्चे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज अगर आ जाता है। अगर मैं कह दूं कि डिसेबल बच्चा है, आपका डिसेबल बच्चा है, अगर उसे कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए स्पेशल जो स्टूडेंट है, स्पेशल बच्चा, उसको स्पेशल बच्चा कहते हैं। अगर उसके लिए आपको ईयर बताना है तो उसके लिए ईयर जो होता है वो 6 to, उसके लिए जो ईयर होगा वो हो जाएगा आपका 6 to 18 ईयर्स। 6 to 18 ईयर्स उस बच्चे के लिए हो जाएगा 6 to 18 ईयर्स। वहाँ पे आप 6 से 14 साल नहीं बताएंगे, वहाँ पे आप 6 से 14 साल बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वहाँ पे आप 6 से 18 साल बताएंगे। ठीक है, 6 to 18 ईयर्स उनके लिए फ्री एजुकेशन होता है। ठीक है, और जो बच्चे ठीक हैं उनके लिए 6 to 14 ईयर्स की बात की गई है। तो ये आपका हो गया। साथ में EWS कैटेगरीज़ के अगर बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, तो उनको 25% आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये बात भी आपके RTE एक्ट में किया गया है। तो ये तो रही आपकी RTE एक्ट की बात, या आपका RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात कही गई, जिसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते थे उतने मैंने पूरी कोशिश की है उन सबको कवर अप करा दिया जाए इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, मैंने आपको जानकारी अच्छी दी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक